आज हम इकोनॉमिक्स बेसिक के टॉप 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ अगर ये आप वीडियो देख लेंगे आप तो बेसिक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन याद रहेगा, आपका बेस्ट रिवीजन हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, अर्थव्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, बी है विलियम स्मिथ, सी है विलियम गार्ड और डी है बर्नौल्ड। मैं आशा करता हूँ आपको आता होगा ये। इसका सही उत्तर एडम स्मिथ होगा, ऑप्शन है। अगर आपने ये सोचा है तो बिल्कुल सही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? इसका पहला ऑप्शन है विलियम गार्ड, ऑप्शन दूसरा है एडम स्मिथ, ऑप्शन 3 है विलियम स्मिथ, ऑप्शन डी है विश्वेश्वरैया। मैं आशा करता हूँ आपने इसका उत्तर सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर विश्वेश्वरैया होगा। तो बिल्कुल अगर आपने ये सोचा है तो बिल्कुल सही है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वरूप के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो जैसा कि आप जानते होंगे और नहीं जानते तो जान लीजिए, स्वरूप के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जिसमें कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को निर्माण तथा विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। चलिए अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जब आय का स्रोत सीधे प्राकृतिक से जुड़ा हो तो उसे क्या कहा जाता है? मैंने आपको जैसे बताया, प्राकृतिक से जुड़ा यानी कि कृषि, प्राकृतिक से जुड़ा हो तो इसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि इसे कृषि भी कहा जाता है, क्योंकि कृषि हम जानते हैं कि सीधे प्राकृतिक से जुड़ा होता है। तो इसका ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र होगा, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र ही कृषि से जुड़ा होता है। यही डायरेक्ट जो हुआ प्राकृतिक से जुड़ा हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र पूरी तरह सरकार के अधीन होता है? तो सरकार के जो पूरे अधीन होता है पूरी तरह से, वो सार्वजनिक क्षेत्र हो जाता है। और जैसा कि आपको पता होगा, निजी क्षेत्र जो होता है ये पूरे किसी व्यक्ति के पास होता है, इसमें सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगर आपने बी सोचा तो इसका उत्तर आपने सही सोचा है। तो हमारा 6था क्वेश्चन है, उत्पादन के कितने कारक होते हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। इसका सही उत्तर आपने अगर डी सोचा है 4 तो बिल्कुल सही है। तो अब मैं बता देता हूँ इसका कौन कौन 4 कारक है। सबसे पहला हो जाता है इसका पूंजी, दूसरा हो जाता है इसका भूमि, तीसरा हो जाता है इसका श्रमिक और चौथा हो जाता है उद्यमी। इसीलिए अगर आपने डी इसका आंसर सोचा है तो बिल्कुल आप सही हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन हमारा है, जब उत्पादन के सभी 4 कारकों पर, जो कि मैंने बताया उत्पादन के जो 4 कारक होते हैं वो मैंने आपको पहले बता चुका है कौन कौन है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। तो 4 कारक हैं आपको, पूंजी, भूमि, श्रमिक और उद्यमी। तो यही अगर सभी 4 कारकों पर अगर निजी व्यक्ति का अधिकार हो तो उसे कैसी अर्थव्यवस्था कहेंगे, ये पूछ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बता चुका था वो सरकार वाला में, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि सभी 4 कारकों पर निजी व्यक्ति का आधार है। और अगर यही क्वेश्चन आ जाए सभी 4 कारकों पर सरकार का अधिकार, तो उसे साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। और अगर इन्हीं सभी 4 कारकों पर निजी तथा सरकार दोनों का अधिकार होता है, मिला जुला होता है, बांट लिया जाता है, तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मैं आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। अगर इस आंसर सही, इस क्वेश्चन का सही उत्तर ए होगा। आपने अगर ए सोचा था तो आप बिल्कुल सही है। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक बार पढ़ते हैं। जब उत्पादन के चारों कारकों पर निजी तथा सार्वजनिक दोनों का अधिकार हो तो उसे कैसी अर्थव्यवस्था कहेंगे? जैसा कि मैंने बता दिया है तो पिछले क्वेश्चन में ही वैसे ही पूछ रहा है। 4 कारक हैं, उनमें दोनों का अधिकार है, निजी का भी है और सार्वजनिक यानी कि किसी व्यक्ति का भी है और सरकार का भी, दोनों का जो अधिकार हुआ रहता है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और एक चीज़ जान लीजिए, ये पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है इसकी खोज एडम स्मिथ ने किया था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था का खोज दास कैपिटल 1861 ईस्वी में पुस्तक लिखकर
कार्ल मार्क्स ने किया था। और ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसकी खोज जॉन मेनियार्ड कीनिस ने किया था। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कृषि श्रम के बदले मिले धन को क्या कहा जाता है? तो कृषि श्रम के ऑप्शन ए है इसका प्रयोज्य आय, ऑप्शन बी है वास्तविक आय, ऑप्शन सी है मौद्रिक आय, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय आय। इसका सही उत्तर, अगर आपने मौद्रिक आय यानी कि सी सोचा तो आप बिल्कुल सही है, इसका सही आंसर मौद्रिक आय होगा। चलिए मैं आप एक बार बता देता हूँ आपको कि प्रयोज्य आय किसे कहा जाता है और वास्तविक आय किसे कहा जाता है। जब मौद्रिक आय में से टैक्स घटा लिया जाता है जो कि सरकार को दिया जाता है, टैक्स अगर हम माइनस कर देंगे तो वो प्रयोज्य आय हो जाएगा। और जब फिर जो ये टैक्स जो बचता है ये आय, इसमें से अगर हमने किसी से ऋण सब लिया है तो उसका अगर ब्याज घटा देते हैं माइनस कर देते हैं, तब जो पैसा बचता है उसको कहा जाता है वास्तविक आय, वो हो जाता है। और राष्ट्रीय आय तो हमको पता ही है, आप लोग सबको पता ही होगा, देश की आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन की ओर। तो 10वां क्वेश्चन हमारा है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए है इसका 1951, ऑप्शन बी है इसका 1952, ऑप्शन सी है इसका 1953 और ऑप्शन डी है इसका 1954। तो इसका सही उत्तर जो है, इसका सही उत्तर 1951 हो जाएगा। आपने ये सोचा तो बिल्कुल आप सही हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है, एक वर्ष में एक निश्चित सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है जीडीपी, ऑप्शन बी है जीएमपी, ऑप्शन सी है जीएनपी और ऑप्शन डी है एनएनपी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा जीडीपी हो जाएगा। हाँ, एक वर्ष में एक निश्चित सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा के मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। और जीएनपी क्या कहा जाता है? जीएनपी राष्ट्रीय होता है। इसमें क्या होता है, बस देश की सीमा के अंदर ही लिया जाता है, लेकिन इसमें राष्ट्र के सभी पैसे को लिया जाता है, यानी कि जो विदेश में कमा रहे हैं उनके पैसा को भी इसमें जोड़ दिया जाता है। चलिए अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, वैसा धन जो राष्ट्र के काम का होता है और इसमें केवल भारतीयों की आय को शामिल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए क्वेश्चन है, राष्ट्र के काम का होता है केवल भारतीयों की आय को शामिल किया जाता है। तो हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा जीएनपी, सी होगा इसका सही उत्तर। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां हमारा क्वेश्चन है, देश का सबसे शुद्ध पैसा कौन होता है? ऑप्शन ए है जीडीपी, ऑप्शन बी है जीएमपी, ऑप्शन सी है जीएनपी, ऑप्शन डी है एनएनपी। तो अगर आपने इसका आंसर ऑप्शन डी एनएनपी खोजा, एनएनपी आपने सोचा है तो आप बिल्कुल सही है, इसका आंसर एनएनपी हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 14वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। 14वां क्वेश्चन है, मूल्य के आधार पर भारत की जीडीपी कितने स्थान पर है? तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल्य के आधार पर भारत की जीडीपी 5 नंबर पे है। और आपको पता ही होगा पहले नंबर पे यूएसए है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, क्रय शक्ति सामर्थ्य के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था कितने स्थान पर है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी 3 हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे नंबर पे चाइना है और तीसरे नंबर पे हमारा भारत है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 16वां क्वेश्चन है, जीडीपी हमेशा किस प्राइस पर निकलता है? ऑप्शन ए है मार्केट प्राइस, ऑप्शन बी है फैक्टर कॉस्ट, ऑप्शन सी है सब्सिडीज और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल जीडीपी हमेशा जो है मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है। अगर आपने इसका ऑप्शन ए सोचा तो बिल्कुल आप सही हैं। चलिए हम अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नॉमिनल जीडीपी
किस वर्ष के मूल्य पर निकाला जाता है? इसका ऑप्शन ए है चालू वर्ष, ऑप्शन बी है वित्त वर्ष, ऑप्शन सी है आधार वर्ष, ऑप्शन डी है बाजार मूल्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चालू वर्ष। नॉमिनल जीडीपी हमेशा जो है चालू वर्ष पे निकाला जाता है। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, रियल जीडीपी जो है हमेशा ये आधार वर्ष पे निकाला जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे रिवाइज जरूर करिएगा। नॉमिनल जीडीपी हमेशा चालू वर्ष पे निकाला जाता है और रियल जीडीपी हमेशा आधार वर्ष पे निकाला जाता है। चलिए हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा 18वां है, जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना आधार वर्ष की मूल्य पर की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन ऑप्शन ए है रियल जीडीपी, ऑप्शन बी है नॉमिनल जीडीपी, ऑप्शन सी है पीपीपी जीडीपी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मैंने इसका आंसर आपको पिछले ही क्वेश्चन में बता दिया था कि जब आधार वर्ष पे निकाला जाएगा तो रियल जीडीपी हो जाएगा और जब चालू वर्ष पे निकाला जाएगा तो नॉमिनल जीडीपी होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम 19वां क्वेश्चन पे अपने बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन हमारा है, हम बोल रहे हैं जीडीपी, जो एमपी है ये मार्केट प्राइस है, ये नीचे में लिखा जाएगा लेकिन ऐसे ही लिख दिए, समझ जाइएगा आप। तो जीडीपी मार्केट प्राइस बराबर क्या होगा? इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडीज, ऑप्शन बी है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स प्लस सब्सिडीज, ऑप्शन सी है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट माइनस टैक्स माइनस सब्सिडीज, ऑप्शन डी है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट माइनस टैक्स प्लस सब्सिडीज। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडीज, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो ये हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है वो है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर क्या होगा? इसका ऑप्शन है जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस टैक्स माइनस सब्सिडीज, जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस टैक्स प्लस सब्सिडीज, जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस टैक्स माइनस सब्सिडीज, और ऑप्शन डी है जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडीज। इसका जो उत्तर होगा जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस टैक्स हो जाएगा और प्लस सब्सिडीज हो जाएगा, यानी कि डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर ये जो मैंने पढ़ा है ये आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल अचीवर्स पार्ट को ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।